4 एसीजेएम कोर्ट है और नीमराना में एक एमजीएम कोर्ट है जो बहरोड एडीजे कोर्ट के अधीन ही है। 3 तहसील व 1 उप तहसील कार्यालय स्थापित है व 2 उपखंड कार्यालय बहरोड और नीमराना में स्थापित है। इसलिए बहरोड अपने आप में हर उसके अंदर परिपूर्ण था न्यायालय के लिए। इसी के साथ में जो है क्योंकि एक ही जवाब देंगे, एक यहाँ मिनी सचिवालय पूर्णतः विकसित है। इसी के साथ उपखंड कार्यालय व तहसील कार्यालय के लिए जमीन आवंटित हो चुकी है। बहरोड में जिला एवं सेशन न्यायालय खोलने के लिए सभी मापदंड पूरा करता है। यहाँ पर जमीन व भवन की उपलब्धता है, जिस कोटली बहरोड को 2 तहसीलों के नाम से बनाया गया है। तो बहरोड भी अपने आप में जिला मुख्यालय हुआ। तो क्या सरकार बहरोड में जिला सेशन न्यायालय खोलने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? पिछली सरकार और उसके एमएलए ने जो कुकर्म किए हैं उसको जनता क्यों भुगते? तो मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि आप एक बार पुनर्विचार करें, गंभीरता से इस चीज को देखें, जवाब और जनता के साथ न्याय करें। ये मेरा आपसे निवेदन है। जवाब आने दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात काफी हद तक सही है। किसी भी माननीय सदस्य के लिए उसका विधानसभा क्षेत्र सभी एक समान होता है। उसके लिए कोई बहरोड हो या और कोई हो, फर्क नहीं होता है। उनके लिए पूरी विधानसभा क्षेत्र और फिर विधायक के नाते सभी क्षेत्र उनके लिए एक समान होता है। जैसा माननीय विधायक ने बताया, बहरोड और निमराना में मुकदमेबाजी भी ठीक है, कॉमर्शियल है, उद्योगों के क्षेत्र है। मेरा आज भी मानना है कि ये जयपुर दिल्ली मेन रोड पर भी है। माननीय सदस्य ने यह भी बताया कि मिनी सचिवालय की आवश्यकता भी है, तहसील है, मापदंड भी पूरे करते हैं, जमीन है, भवन है। तो ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य का दर्द सही है और उनकी बात अपनी जनता के हित के लिए। ऐसी स्थिति में सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार करेगी कि बहरोड में भी किस तरह से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के समक्ष प्रस्ताव भेजा जाकर उनसे सहमति लेकर के नियमानुसार संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर बहरोड में भी जिला एवं सत्र न्यायालय खोला जाए। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि ये सरकार गंभीरता से इस विषय पर पूरा प्रयास करेगी और आपकी जनता को राहत देगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 319 उत्तर आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, संरक्षण इससे ज्यादा आपको उत्तर नहीं चाहिए। माननीय सदस्य अगला प्रश्न पुकार लिया है, आप प्रयास करेंगे। माननीय माननीय पूरे प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। क्योंकि माननीय मंत्री जी ने मुझे उत्तर में जो बातें लिखी हैं वो उसका अध्ययन भी मैंने कर लिया। मेरा आपसे निवेदन है आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 अधिसूचना दिनांक 28 जून 2023 के अनुसार समावेशन सूची में सम्मिलित अनुसूची 1 अंकित अनुसार खाद्य सुरक्षा तहत चयनित पात्र परिवार और लाभार्थी को शामिल किया गया है। तो डीडोना विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने लोगों को सम्मिलित किया गया है? क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जनगणना अंतिम जनगणना 2011 में हुई और आज 14 साल बाद में 2025 में हम यहाँ खड़े हैं। और ये जो गैप आया जनगणना का, जनगणना 2011 के अनुसार डीडोना की जनसंख्या जो थी माननीय अध्यक्ष महोदय वो लगभग 4 करोड़ थी। और अभी माननीय मंत्री जी ने जो मुझे जवाब दिया है उसमें 4 करोड़ 7 लाख के करीब लगभग बताया। मेरा 4 लाख 7 हजार, सॉरी मैं वापस लेता हूँ 4 करोड़ को। ये इन्होंने वो फैमिली वो बताई है लाभान्वित, लेकिन लगभग 4 लाख 7 हजार बताई है। तो मेरा ये कहना है कि मेरा जो मूल सवाल है कि ये इन्होंने राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 में जो इस अधिसूचना के जरिए अधिसूचित जो लोग किए गए थे उनमें कितने परिवारों को और कितने लोगों को लाभ दिया? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष, मैं डीडोना से आने वाले सदस्य को बताना चाहूंगा कि डीडोना क्षेत्र में कुल राशन कार्डों की जो मैंने दिया जवाब की 1,01,291
और कुल यूनिट 4,07,367 है। अब आपका ये है कि लाभार्थी जोड़ने के लिए कि हमने जब इसमें पिछले साल इसमें 3,580 व्यक्तियों को इसमें जोड़ा गया, इस आपकी इस डीडवाना से, विधानसभा क्षेत्र डीडवाना से, और 26 जनवरी 2025 से एक खाद्य सुरक्षा पोर्टल जारी कर दिया गया, खोल दिया गया, और इसमें नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया चालू है, जिसमें आपके विधानसभा क्षेत्र डीडवाना से 4,276 आवेदन प्राप्त हुए। जो आपका प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और दूसरे लाभार्थियों सबको लाभ मिलना चाहिए, वो सबको लाभ इसमें जुड़ने की प्रक्रिया चालू है, लाभ उनको मिलेगा इसमें। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो खाद्य सुरक्षा मतलब जो है नियम 2023 के अंदर कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय 2023 में हुआ, उसके बाद में इसमें जो कैटेगरी डिसाइड की गई है वो 35 कैटेगरी डिसाइड की गई है, इनके प्रतिवेदन नहीं है। मैंने तो वो पूछा है, ये तो एनएफएसए और नॉन एनएफएसए की बात कर रहे हैं। मैंने तो एनएफएसए और नॉन एनएफएसए के अलावा भी एक अधिसूचना गवर्नमेंट ने जारी की है जो इन्हीं के प्रतिवेदन का हिस्सा है, जिसमें टोटल 32 कैटेगरीज हैं। उस 32 कैटेगरीज में कितने लोगों को सम्मिलित किया ये पूछा। मैं आपको जितनी आपने सूचीवार पूछी है उनमें बाइफरकेशन करके मैं आपको सूची उपलब्ध करवा दूंगा आपको, जिसमें जो तो मेरा पहले का है सर, अगला प्रश्न है, कोई बात नहीं, मैं आपको दे दूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन था, उसका जवाब आपने दिया कि मैं पूछ करके दे दूंगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, अगर मान लो संज्ञान में नहीं है तो पूछ करके दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अब इन्होंने कहा कि 96% हमने जनाधार से जोड़ दिया, जो इनके राशन कार्ड है उनको जोड़ दिया। जब उनके पास जनाधार से जोड़ने का आधार आ गया तो उन लोग આપણો અગ્રણી રાજસ્થાન, ये आगे बढ़ता राजस्थान, दिन दिन चढ़ता राजस्थान, डबल इंजन की है सरकार जिसकी बड़ी तेज रफ्तार। अपनी भजन लाल सरकार, अपनी भजन लाल सरकार। अन्नपूर्णा योजना से भोजन आहार, आयुष्मान और माँ वाउचर से उपचार, बढ़ा महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा पर है पूरा ध्यान, सिलेंडर सस्ता और आसान, सभी के चेहरे पर मुस्कान, बिछ रहा है सड़कों का जाल, ऊर्जा उत्पादन का प्रसार, पहुंचा घर घर नल से जल और सिंचित भूमि का विस्तार, ERCP का करार कर बनी भागीरथ ये सरकार, मोदी जी का है। जवाब भी मैं देती हूँ। उन्होंने पूछा कि बांदीकुई विधानसभा में पर्यटक स्थलों के विकास के बारे में, तो बजट 2025-2026 में रूरल टूरिज्म एवं हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आभानेरी दौसा को आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की गई है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भी चांद बावड़ी, आभानेरी एवं हर्षद माता मंदिर के संरक्षण एवं मरम्मत के कार्य किए जा रहे हैं। हो गया। श्री बहादुर सिंह, क्वेश्चन संख्या 194। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1G नहीं, वर्तमान में भरतपुर जिले में किसी भी चिकित्सा संस्था को PPP मोड पर नहीं दिया गया है। खंड 2 बिंदु संख्या 1 के अनुसार, खंड 3 बिंदु संख्या 1 के अनुसार। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने कहा हमने कोई भी हॉस्पिटल PP मोड पर नहीं रखा गया है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, डॉक्टरों ने PP मोड पर हॉस्पिटल बना दिए गए हैं, वो किस तरीक़ा से बना दिए गए? जो मरीज बेचारा गरीब होता है, मजदूर होता है, जिस तरीक़ा से वो डॉक्टर घर पर बुलाते हैं मरीज को, और वो वहाँ कहते हैं सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज सही तरीक़ा से आपको सुविधा नहीं मिलेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल में
आपका ऑपरेशन हो जाएगा, आपका इलाज हो जाएगा। वो डॉक्टर प्रश्न पूछो। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भेज देते हैं, माननीय अध्यक्ष जी, इसी से जुड़ा हुआ है। प्रश्न पूछो। हाँ, तो ये डॉक्टर वहाँ भेज देते हैं और वहाँ पर उनकी विचारों की इस तरीका से जेब कटी होती है। क्या मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, ये भरतपुर जिले का नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर जो सरकारी डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, क्या ऐसे डॉक्टरों पर कोई कठोर कार्रवाई करने की सरकार, मंत्री जी विचार करते हैं क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे सर्वप्रथम जो माननीय सदस्य ने पूछा था कि पीपीपी मोड जो है, पीएचसी जो दी जाती थी वो 2021 में कांग्रेस के रूल के समय उनको ख़त्म कर दिया गया था। लगभग 1 एमओ और 11 स्टाफ लगते थे और महीने के लगभग 1,80,000 से 2.5 लाख रुपए तक के व्यय जो है सरकार उनको पैसे देती थी। तो वो जो है 2021 में ख़त्म हो गए और आगे विचाराधीन भी नहीं है। तो माननीय सदस्य का जवाब का मैंने उनका प्रश्न का जवाब तो मैंने दे दिया है। अब ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे जो सरकारी डॉक्टर है वो रेफर इधर करते हैं, वो उधर करते हैं। ऐसा कोई भी अगर शिकायत आती है तो हमें बताया जाए, हम सख्त उस पर कार्रवाई करेंगे। अगला प्रश्न है श्री गणेश गोगरा। श्री गणेश गोगरा, श्री कालीचरण सराफ। प्रश्न संख्या 196। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, नहीं, वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय बीकानेर जिले के नापासर में गायों के संरक्षण के लिए गो अभयारण्य बनाए जाने का निर्णय लिया गया था और इसके लिए 2 समितियों के साथ एमओयू भी साइन किए गए थे? यदि हाँ तो उसका क्या हुआ? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने वर्ष 2018-19 में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर बहस के जवाब में तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बीकानेर जिले की ग्राम नापासर में 5 करोड़ रुपए की लागत से गो अभयारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा का बजट सत्र यहां पर चल रहा है और सीधे रुख करते हैं विधानसभा के बाहर का, जहां पर कांग्रेस के जो विधायक है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता सुनील यादव मौजूद है वहां पर और लाइव तस्वीरें वो हम तक पहुंचा भी रहे हैं। सुनील, कांग्रेस का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है, इससे यही लग रहा है सुनील कि जो गतिरोध बना हुआ था पिछले कई दिनों से वो गतिरोध अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल रीटा, जो पिछले 6 दिन से तस्वीर है वही तस्वीर आज जो देखने को मिल रही है। किसी तरह का यहाँ पर कोई समाधान की जो गुंजाइशें थी वो अब लगभग खत्म हो गई है, क्योंकि जिस तरह से सुबह कयास लगाए जा रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से बात की है और कहीं ना कहीं दोनों पक्षों का सकारात्मक रुख है तो नतीजा सकारात्मक निकल सकता है। लेकिन अभी जो तस्वीर दिख रही है, चूंकि पहले विधायक निवास पर तमाम जो कांग्रेस के विधायक है वो वहां पर जुटे थे और संभवतः हो सकता है कि सत्तापक्ष से बातचीत की कोशिश की होगी या बातचीत हुई होगी, लेकिन बात वहीं पर अटक जाती है कि जो शर्तें हैं एक दूसरे पक्ष की, इधर जो कांग्रेस विधायकों की जो माफी को लेकर सत्ता पक्ष कह रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष वाले कह रहे हैं कि पहले मंत्री माफी मांगे। हो सकता है आज भी बात इसी ईगो पर अड़ी हुई हो और रणनीति बनाने के बाद हाथों में तख्तियां लेकर विधायक निवास से बाहर निकले तमाम कांग्रेस विधायक और जिस तरह से परसों विधानसभा गेट के बाहर गद्दे लगाकर धरने पर बैठे थे, ठीक वैसी तस्वीर आज है। आज भी पूरे गद्दे लगा लिए गए थे और अब तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और इस धरने में अगर मुख्य रूप से बात करूं तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम जो विधायक है कांग्रेस के वो यहाँ पर बैठे हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी विधायकों के बीच आए थे, वो भी मंत्रणा किए थे। हालांकि अशोक गहलोत अभी यहाँ से चले गए हैं क्योंकि परसों के धरने में पूरे समय बैठे रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आज
आज हो सकता है कारणवश यहाँ से चले गए हों, हालांकि सांकेतिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है गहलोत। अब अगर बात करें इस पूरे गतिरोध की तो लगातार यही लग रहा था कि अब संभवतः ये टूट सकता है गतिरोध, क्योंकि बातचीत की जाएगी और दोनों ही पक्ष, ऋचा सोचने वाली बात यह है कि दोनों पक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि जो राजस्थान की जो करोड़ों जनता है उनके मुद्दों की बात होनी चाहिए, ऐसे में हमें एक दूसरे को आगे बढ़कर इस गतिरोध को तोड़ना चाहिए। लेकिन ये बातें सिर्फ जो कही हुई बातें लग रही हैं, इन बातों पे अमल दोनों ही पक्षों ने नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ ईगो की आई हुई है, यहाँ पर बात राजनीति की आ रखी है, जनता की बात आज भी गौण है क्योंकि 6 दिन हो चुके हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अभी भी राजनीति को इतना हावी किया हुआ है, यहाँ पर अंदर विधानसभा चल रही है, बाहर विपक्ष धरने पर बैठा है, तो कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये जो तस्वीर है ये सही नहीं है और इस गतिरोध को हर संभव प्रयास करके तोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये दुख की बात है। जो जनता जो जनप्रतिनिधियों को चुनकर सदन में भेजती है उनके मुद्दों, उनके विकास, उनके हितों की, उनके अधिकारों की बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर इस तरह से जो अपनी राजनीतिक और ईगो के टकराव में जनता को किस तरह से दरकिनार किया जाता है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब जिस तरह से नारेबाजी हो रही है, तमाम जो पुलिस जाब्ता है वो विधानसभा गेट के बाहर तैनात किया हुआ है, क्योंकि जो 6 निलंबित विधायक हैं उनकी एंट्री विधानसभा में नहीं हो सकती, लिहाजा वो जबरन घुसने की कोशिश किए थे परसों, तो उसी को देखते हुए आज भी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है और अब कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे हैं। अब बात करते हैं वजह क्या है। सदन में बोलते हुए, अपने जवाब देते हुए जो मंत्री हैं अविनाश गहलोत, इंदिरा गांधी आपकी दादी, विपक्ष को की तरफ इशारा करते हुए बोले थे कि इंदिरा गांधी आपकी दादी। इस शब्द पर विपक्ष यानी कांग्रेस को आपत्ति थी। कांग्रेस के विधायक हंगामा करते हुए विधानसभा स्पीकर की डायस तक पहुंच गए थे। उससे नाराज स्पीकर, क्योंकि सदन की गरिमा को भंग माना जाता है अगर डायस तक कोई पहुंच जाता है विधायक हंगामा करते हुए, इसको लेकर जो निलंबन प्रस्ताव लाया गया, विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने 6 विधायकों को निलंबित किया, जिसमें पीसीसी चीफ डोटासरा भी शामिल है। उसके बाद में विधायक धरने पर बैठ गए विधानसभा में। पहली शर्त कि निलंबन रद्द हो, दूसरी जो मंत्री इंदिरा गांधी पर गलत टिप्पणी किए हैं वो सदन में माफी मांगे, और तीसरा जो ये शब्द बोला गया इंदिरा गांधी आपकी दादी, इसको विधानसभा की कार्रवाई से एक्सपेंड किया जाए, इसको डिलीट किया जाए। इसी को लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन है, पूरा जो गतिरोध है वो बना हुआ है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि ये जो विधायक हैं जो हंगामा किए थे, जो गरिमा को भंग किए थे, तमाम विधायक सदन में आकर माफी मांगे। अब मामला कहां पर फंसा हुआ है, आखिर क्यों गतिरोध नहीं तोड़ना देना चाहते? क्या इसमें भी राजनीति को हावी बनाना चाह रहे हैं? क्या राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है? ये सब सवाल शायद आज के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कहे जा सकते हैं, और वाकई में सवाल भी यही है कि सदन के अंदर भी इस तरह से राजनीति होगी तो कैसे जो लोकतंत्र है वो एक हेल्दी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहेगी। ऋचा, शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए सुनील। क्षेत्र में स्थित टेक्सटाइल एवं स्टील उद्योग से जनित होने वाले औद्योगिक उचिष्ट को उपचारित करने हेतु 2 CETP क्रमशः 18.50 MLD टेक्सटाइल एवं 1.50 MLD स्टील संचालित है। स्टील उद्योग से संबंधित CETP द्वारा उपचारित जल को पूर्णतया रिसाइकिल कर रीयूज किया जाता है एवं टेक्सटाइल उद्योग से संबंधित CETP द्वारा औद्योगिक उचिष्ट को तृतीयक स्तर तक उपचारित कर निस्त्रावित किया जाता है। जोधपुर की औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषित पानी से जिला बालोतरा के ग्राम डोली, अराबा, कल्याणपुर की जमीन एवं वातावरण प्रदूषित होने की कोई अधिकृत रिपोर्ट राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में उपलब्ध नहीं है। डोली, अराबा, कल्याणपुर क्षेत्र में माह दिसंबर 2024 एवं जनवरी 2025 में लिए गए 6 सैंपलों की रिपोर्ट परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 2 प्रदूषित पानी को रोकने हेतु सरकार की कार्य योजना परिशिष्ट व्यय पर संलग्न है। खंड 3 डोली, अराबा में जल प्रदूषण की समस्या बाबत प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में भी लंबित है एवं माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिकरण के आदेशों के क्रम में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में किया जा चुका है एवं एक जिला स्तरीय समिति का गठन जिला कलेक्टर जोधपुर की अध्यक्षता में किया जा चुका है। इस समिति का उद्देश्य प्रदूषण की समस्या की नियमित निगरानी करना और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत एक तो सवाल पूछना चाहूँगा
कि जिस प्रकार इसमें यह जवाब दिया गया है कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा था किन किन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, और एक ये लिखा है कि जमीन पर वातावरण प्रदूषित होने की कोई अधिकृत रिपोर्ट राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में उपलब्ध नहीं है। जब मेरे द्वारा 2024 के अंदर और जनवरी 2025 में सैंपल लेने के लिए और मैंने आवश्यक निर्देश दिए, और जब उस निर्देश की पालना में जो रिपोर्ट आई उसी के आधार पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से एक तो निवेदन ये करूंगा कि जो दोषी अधिकारी हैं, जोधपुर का गंदा पानी जो मेरे विधानसभा क्षेत्र और हमारे यहाँ संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं जोगाराम जी पटेल, इनके भी विधानसभा क्षेत्र से आता है, और माननीय अध्यक्ष महोदय इतनी दुर्गति है। आप प्रश्न पूछो क्या सरकार से? तो मैं मांगना चाहूंगा कि जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ तुरंत से तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पहला क्वेश्चन ये है। माननीय मंत्री जी।